आज की इस क्लास में हम आपको बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कैसे निकालते हैं इस विषय में कंप्लीट जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, एक बिंदु आवेश बनाएंगे। तो मैं मान लेता हूं एक बिंदु आवेश प्लस क्यू जो कि बिंदु O पर स्थित है। इस आवेश के कारण क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र बनेगा और मैं मान लेता हूं कि उस वैद्युत क्षेत्र में बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर मुझे वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए अब ये देखिए, इसके लिए मैं क्या काम करूंगा कि बिंदु O से x दूरी पर बिंदु A की सीध में एक बिंदु B लेता हूं और मैं मान लेता हूं इस बिंदु B पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। इतनी बात क्लियर हुई। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, आपको क्या लिखना है। मानक बिंदु आवेश प्लस Q जो कि बिंदु O पर स्थित है। इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र में बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या काम करेंगे, इस आवेश से x दूरी पर बिंदु A की सीध में एक बिंदु B लेते हैं जिस पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है। इतनी बात क्लियर हुई। क्योंकि यहां पर ध्यान से देखिए, इस प्लस Q आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा कूलाम के नियम से। क्योंकि दो आवेश हो गए ना, ये Q1 और ये Q2 के बीच की डिस्टेंस x। तो उस बल की दिशा क्या होगी, क्योंकि धनात्मक आवेश है और ये परीक्षण आवेश भी धनात्मक होता है, तो दोनों बल एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये हो जाएगी प्लस Q आवेश के कारण क्यू परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले बल की दिशा। इतनी बात क्लियर। चलिए तो मैं लिख देता हूं, क्योंकि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है वो क्या होता है, वो कूलाम के नियम से ये होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ये जो दोनों आवेश है फिलहाल किस माध्यम में रखे हुए हैं, वे निर्वात या वायु में रखे हुए हैं। ओके चलिए अब ये देखिए, तो हम यहां लिख सकते हैं इस प्लस Q आवेश के कारण कूलाम के नियम से प्लस Q आवेश के कारण ये आपका परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, लगने वाला वैद्युत बल, तो ये कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका F इक्वल टू 1/4πε0 आपका पहला आवेश Q1 और Q2 है ना, तो Q1 आपका Q हो गया और Q2 कितना, Q2 Q0 अपॉन बीच की डिस्टेंस, दोनों आवेशों के बीच की दूरी तो ये है ना x, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 डाल लीजिए। इतनी बात क्लियर, कोई प्रॉब्लम। चलिए अब देखिए, अब हमें क्या काम करेंगे, अब हम इस परीक्षण आवेश को, ये परीक्षण आवेश को, क्योंकि जब मैंने आपको वैद्युत विभव की डेफिनेशन बताई थी तो उसमें बताया था कि परीक्षण आवेश को कहां से लेकर आते हैं हम, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक का लाने में जो कार्य होगा उस कार्य को क्या कहा था मैंने, वैद्युत विभव कहा था। तो यहाँ पर हम इस परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत क्षेत्र के अंदर, और वो कौन सा बिंदु लिया हमने, ए, तो इस परीक्षण आवेश Q0 को मुझे बिंदु ए तक लाना है, तो जो कार्य होगा उस कार्य को क्या कहेंगे, वैद्युत विभव कहेंगे। ओके चलिए अब देखिए, मैं मान लेता हूं कि परीक्षण आवेश Q0 को सूक्ष्म विस्थापन, हम मान लेते हैं कि जो उसका सूक्ष्म विस्थापन है, सूक्ष्म विस्थापन मैं यहाँ पर बिंदु मान लेता हूँ C, और ये जो डिस्टेंस इसने कवर की, इस डिस्टेंस को क्या मान लेता हूं, ये जो डिस्टेंस मान लेता हूं
मान लेता हूं मैं dx। ठीक, चलिए अभी देखिए परीक्षण आवेश Q0 को सूक्ष्म विस्थापन, अनंत सूक्ष्म विस्थापन, अनंत सूक्ष्म विस्थापन, और वो कितना माना हमने dx, अनंत सूक्ष्म विस्थापन dx। परीक्षण आवेश Q0 को अनंत सूक्ष्म विस्थापन dx अर्थात कहां से, बिंदु B से C, अर्थात बिंदु B से C तक ये वैद्युत बल है ना। हम वैद्युत बल की दिशा ये है इस साइड में, और जो हम सूक्ष्म विस्थापन कर रहे हो क्या कर रहे हो वो इस साइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा ना, बल के विरुद्ध। दोबारा समझिए कि बल की दिशा ये हो गई और हमें सूक्ष्म विस्थापन इस साइड करना है, तो बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा ना, तभी तो आएगा इस साइड में ये। तो बिंदु B से C तक वैद्युत बल के विरुद्ध, वैद्युत बल के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य, और कार्य का अपने सूत्र पड़ा हुआ है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, है ना, बल गुणा विस्थापन। क्योंकि हमने अति सूक्ष्म विस्थापन dx लिया है, तो जो सिर्फ कार्य मिलेगा, हमें कार्य प्राप्त होगा, वो भी क्या होगा, अति सूक्ष्म ही होगा, और अति सूक्ष्म कार्य को मान लेता हूं dw। तो dw इक्वल टू बल कितना, बल आपका F है, और विस्थापन कितना dx। यहाँ पर हम माइनस का लेंगे, कारण क्या है, एक तो हम इस बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, और दूसरा क्योंकि ये परीक्षण आवेश को हम कहां से लेकर आना है, अनंत से लेकर आना है, और किस बिंदु तक, बिंदु ए तक। तो दूरी को क्या कर रहे हैं हम, कम कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो इसलिए क्या करेंगे हम, माइनस ले लेंगे। दूरी को बढ़ाने रहे, दूरी को कम कर रहे हैं। अब मैं क्या काम करूंगा, समीकरण 1 से इस एफ की वैल्यू रख लीजिए, है ना, तो कितना होगा, तो हो जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू, बल की वैल्यू कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू 0 अपॉन एक्स स्क्वायर और इंटू dx, और ये माइनस आप यहाँ पर रख लीजिए। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। चलिए अब ये देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें तो परीक्षण आवेश Q0 को कहां से लाना है, अनंत से लाना है, और कहां तक, बिंदु ए तक, और इस आवेश से इस बिंदु ए की दूरी कितनी है, r। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो परीक्षण आवेश है, उस परीक्षण आवेश को हम कहां से लाएंगे, अनंत से, और कहां तक, बिंदु ए तक, और बिंदु ए की दूरी कितनी, r। तो मैं लिख लेता हूं कि परीक्षण आवेश Q0 को, परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु ए तक लाना है ना, यहां तक बिंदु ए तक, अर्थात ये कह सकते हैं इस आवेश से ए की दूरी कितनी है, r, अर्थात r दूरी तक लाने में किया गया कार्य, ओके। तो कितना होगा, वो होगा आपका, क्योंकि यहां पर ध्यान समझिए, मैंने आपको कई बार ये बता दिया कि जब हमें ये कार्य छोटा है, सूक्ष्म कार्य है, और इस सूक्ष्म कार्य से हमें बड़ा कार्य निकालना है, संपूर्ण कार्य निकालना है, और तो जब किसी छोटे से हम बड़ी चीज निकालते हैं, तो मैंने बताया था इंटीग्रेशन कर देते हैं, समाकलन। तो यहाँ पर समाकलन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा समाकलन, कहां से कार्य, पहले अगर स्टार्टिंग में कार्य कितना था 0, और लास्ट में संपूर्ण कार्य को मान लेता हूं कि W है, तो क्या हो जाएगा dW इक्वल टू, ये माइनस आप बार रख लीजिए, ये आप समाकलन कर दीजिए, पहले समाकलन कहां से लाए, जो हमें विभव में क्या बताता, विभव में जो परीक्षण आवेश था वो अनंत पे होता है, तो अनंत से कहां तक लाना है, r तक, ओके। और ये रख दीजिए -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू
क्यू जीरो अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब आप समाकलन कर दीजिए। चलिए ये देखिए, तो एक बात यहां समझने की है, जब आप समाकलन करेंगे तो 1 dx का जो समाकलन होता है वो होता है x। आपको याद रखना है, मैथ कक्षा 12 में आप जब पढ़ेंगे तो वहां पर समझ में आ जाएगा। 1 dx का जो समाकलन होता है x होता है। इसी प्रकार से जब मैं dw का समाकलन निकालूंगा तो dw का समाकलन क्या आएगा, तो यहाँ 1 मान लीजिए तो क्या आ जाएगा w। ओके, तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका w। और लिमिट कितनी है आपकी, लिमिट है आपकी 0 से w, है ना, इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो x वाली वैल्यू को आप यहीं रख लीजिए, बाकी सबको क्या निकाल दीजिए, बाहर निकाल दीजिए। तो ये हो जाएगा -1/4πε0 क्यू इंटू क्यू जीरो। ओके, और जो बचा आपका वो क्या बचा, वो बचा आपका dx अपॉन एक्स स्क्वायर। x के सापेक्ष समाकलन, तो x वाले वैल्यू को यहीं रखी, बाकी सबको हमने क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। अब हमें इसका समाकलन करना है, ये देखिए। तो यहाँ पर आप लिमिट भरना चाहो तो भर लीजिए। पहले हम अपर लिमिट भरते हैं, ऊपर की लिमिट w और माइनस फिर क्या, ये w के स्थान पर क्या रखेंगे 0, तो ये हो जाएगा -1/4πε0 इंटू क्यू जीरो। ये देखिए, आप इसको थोड़ी देर के लिए ऊपर ले जाइए, x की पावर -2 इंटू डी एक्स। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। चलिए अब मैंने एक समाकलन और आपको याद रखना है, x की पावर n। और x की पावर n का जो समाकलन होता है वो ये होता है कि जो पावर है आपकी, जो घात है उसमें एक जोड़ दीजिए n+1, हो गया, और वही पावर आप नीचे रख दीजिए n+1, तो क्या हो जाएगा, x की पावर n का समाकलन हो जाएगा। जब आप मैथ को पढ़ेंगे कक्षा 12 में तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। फिलहाल तो आप ये रखिए कि x की पावर n का जब आप समाकलन करेंगे तो x की जो पावर है उसमें आप एक ऐड कर दीजिए, और जो पावर आपकी बन के आई वही पावर क्या रख दीजिए नीचे, तो x की पावर n+1 अपॉन n+1। अब इसके अकॉर्डिंग हमें इसका समाकलन करना है, कैसे करेंगे देखिए। तो w में से 0 गया तो आपको w बचा -1/4πε0 क्यू इंटू क्यू जीरो, और इसका जब समाकलन करेंगे तो पावर में क्या करना है, आपको एक ऐड करना है, -2 + 1 कर दिया, और वही पावर क्या रखो नीचे, -2 + 1। और सॉरी, लिमिट आप छूट गए, अनंत से क्या है r, तो यहाँ पर भी आप रख दीजिए, ये आपका अनंत है और ये आपका r, ये आपका अनंत है, अनंत, और ये r, और यहाँ पर भी लिमिट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अनंत से r। कोई प्रॉब्लम, चले देखिए। अब ये देखिए, अब इसको सही करके लिख लीजिए, -1/4πε0 इंटू क्यू जीरो, है नी, तो ये क्या बचा, x की पावर -1, और यहाँ पर कितना, यहाँ पर बचा -1, और ये हो गया अनंत से r। ठीक है, चलिए, तो w इक्वल टू मैं इसको लिख सकता हूँ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, तो प्लस हो गया 1/4πε0 क्यू जीरो, है नी, और आप इसको सही करके लिख लीजिए। जब इसको नीचे लेके आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस की। भैया x की पावर -1 है तो आप इसको 1/x लिख सकते हैं, ये माइनस प्लस हो गया, और जो x की पावर -1 बचा मैंने उसको इस तरीके से लिख लिया 1/x। और लिमिट कितनी है आपकी, लिमिट है अनंत से r। कोई दिक्कत, चलिए अब आप लिमिट भर दीजिए। तो w इक्वल टू 1/4πε0 क्यू जीरो अपॉन तो अभी नहीं आया, तो ये पहले हम अपर लिमिट भरते हैं, ऊपर की लिमिट, x के स्थान पे लिमिट भरेंगे तो 1/r और माइनस, फिर 1/x के स्थान पे भरेंगे तो अनंत, तो 1/अनंत क्या होता है, 0, 1/अनंत 0, तो क्या बचेगा आपका w इक्वल टू 1/4πε0 क्यू जीरो, तो 1/r और -0। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो w इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/4πε0, तो क्यू इसकी गुणा करेंगे तो क्यू जीरो अपॉन r। तो ये आ गया आपका कार्य।
अब हमें निकालना क्या, वैद्युत विभव। कार्य तो मिल गया आपको, तो क्या निकालेगा, वैद्युत विभव निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि किसी भी जो वैद्युत विभव होता है वो होता है V बराबर W अपॉन Q0 किसी भी बिंदु पर। अगर आपको समझ में नहीं वो कैसे आता है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये देखिए, मैं मान लेता हूं कि जो बिंदु ए पर वैद्युत विभव है, इस बिंदु ए पर जो वैद्युत विभव है वो V है। माना बिंदु ए पर वैद्युत विभव V है। तो V आपने क्या पढ़ा है, V इक्वल टू आपने पढ़ा W अपॉन Q0। ओके, V इक्वल टू W अपॉन Q0। इसे W की वैल्यू आप रख दीजिए, ये वाली। तो V क्या हो जाएगा, V हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन R। और ये देखिए अपॉन, मैंने अभी W की वैल्यू रखी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन R। Q0 आपका बचा हुआ है तो Q0 आपको यहाँ रख लीजिए अपॉन में 1 अपॉन Q0। तो Q0 से आपका Q0 कैंसिल हुआ, तो क्या बचा, तो ये बच गया आपका V इक्वल टू Q0 से Q0 कैंसिल, तो V इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। तो ये होता है आपका बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर जो वैद्युत विभव होगा वो होगा V बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। ओके, समझ में आया। चलिए अब देखिए, यहां पर आपको नोट रखने वाली बात ये है, वैद्युत विभव क्या बताया था मैंने, वैद्युत विभव एक अदिश राशि होता है। तो फिलहाल हमने प्लस का आवेश के कारण वैद्युत विभव निकाला, अगर माइनस का आवेश हो जाए तब क्या होगा, तो माइनस आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो जब, चूंकि अभी बता कि वैद्युत विभव क्या होता है, अदिश राशि होता है, तो जब हम वैल्यू निकालेंगे वैद्युत विभव की तो हम चिन्ह सहित प्रयोग करेंगे। कैसे, ये देखिए, मैं कह सकता हूं कि जब ये किस आवेश के कारण है, प्लस क्यू आवेश के कारण, तो प्लस क्यू आवेश के कारण तो वैद्युत विभव ये हो गया। अगर माइनस के आवेश के कारण कहूं तो माइनस आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव तो वह कितना हो जाएगा, तो आप चिन्ह सहित रख लीजिए, क्योंकि V क्या है, V एक अदिश राशि है, और जब हम वैल्यू रखेंगे तो चिन्ह सहित रखेंगे, तो हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। तो ये होता है आपका माइनस आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। कोई प्रॉब्लम, चलिए अब जल्दी से आप नोट कीजिए। हो गया, देखिए अब एक नोट आपको याद रखना है, क्योंकि हमने वैद्युत विभव का जो फॉर्मूला डेरिवेशन किया किसी भी बिंदु पर, वो क्या आया, वो आपका आया V इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R से, ये तो आया, ये वैद्युत विभव का फॉर्मूला। अब हम क्या देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो V है वैद्युत विभव है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके, R के। V व्युत्क्रमानुपाती, ये अपोन में है ना, तो जब अपोन में है तो व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो V अनुक्रमानुपाती 1 अपॉन R के। इसका मतलब क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती का, कि अगर एक R को हम बढ़ाएंगे तो V घटेगा, और अगर R घटेगा तो V बढ़ेगा। ये तो होता है ना व्युत्क्रमानुपाती। अब यहां से क्या होता है, देखिए यहां से ये होता है कि अगर मैं इस R को, इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब तो ये हुआ कि जितना जितना हम इस आवेश से हम दूर जाते जाएंगे तो वैद्युत विभव का मान क्या होगा, कम होता जाएगा। अतः मैं कह सकता हूं, अतः आवेश
आवेश से दूर जाने पर वैद्युत विभव, क्योंकि दूरी बढ़ेगी और दूरी बढ़ेगी तो क्या होगा, वैद्युत विभव कम हो जाएगा, है ना। अतः आवेश से दूर जाने पर वैद्युत विभव कम हो जाता है, कम हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब तो ये होगा कि अगर मैं अनंत पर पहुंच जाऊं तो दूरी अनंत होगी तो विभव क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, कम हो जाएगा, जीरो। क्योंकि दूरी जैसी बढ़ती जा रही है तो क्या हो रहा है, विभव घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं दूरी को अनंत पर पहुंच जाऊं तो अनंत पर क्या हो जाएगा, वैद्युत विभव का मान शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, चलिए तो यहां लिख सकते हैं अतः अनंत पर वैद्युत विभव का मान, वैद्युत विभव का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? ओके, अब देखिए, अब हम क्या काम करेंगे, अब हम ग्राफ खींचेंगे, किसके बीच में, V तथा R के बीच में ग्राफ। वैद्युत विभव, वैद्युत विभव तथा दूरी के मध्य ग्राफ, दूरी के बीच ग्राफ। तो जो ग्राफ बन के आएगा आपका वो इस प्रकार से आएगा, आपका ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। ओके, देखिए इस साइड में क्या लेता हूं, इस साइड में आपको ले लेता हूं, ये आपकी आर है और इस साइड में ले लेता हूं ये आपका वैद्युत विभव। मैंने अभी आपको बताया कि जो V होता है वो आर के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती और रेसिप्रोकल होता है। तो V व्युत्क्रमानुपाती आर के, इसका मतलब क्या होगा, जैसे जैसे आर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो विभव है वो घटता जाएगा, है ना। और जैसे विभव बढ़े, जैसे जैसे यह दूरी कम होती जाएगी तो विभव बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार से अगर मैं देखूं तो इसका जो ग्राफ होगा वो इस प्रकार से होगा, ऐसे। अर्थात जैसे मैं दूरी को बढ़ाऊंगा, ये दूरी बढ़ती जाएगी तो V क्या हो रहा है, V कम होता जा रहा है। और जैसे जैसे V, जैसे जैसे दूरी घटती जाएगी तो V क्या हो जाएगा, ये बढ़ता चले जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से जो V का ग्राफ होगा वो क्या होगा, अति परवलयाकार होगा, अति परवलयाकार। ओके, चलिए तो इस प्रकार से जो आपका, आप विभव का मात्रक कल ही बताया था वोल्ट, आप वोल्ट लिख लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो डेरिवेशन है वो कंप्लीट हुआ। इससे आगे का कल के लेक्चर में होगा, कल की क्लास में होगा। आप हमारी इस वीडियो को जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल अरविंद सर 55 को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।